बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया था जी। चैप्टर नंबर 6 का नाम है इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में अब तक आपने देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस बैलेंस हो रही हो तो फिर और नेट फोर्स जीरो हो तो उस स्टेट को आप कहते हो इक्विलिब्रियम। और अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर ना सिर्फ नेट फोर्स जीरो होती है बल्कि फिर एक्सीलरेशन भी जीरो होता है। तो इसकी दो टाइप्स आपको बताई थी जी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, और डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा हो। दोनों केसेस में, दोनों टाइप्स में नेट फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो होती है। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। आज हमने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है जी। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी के मायने हम जानते हैं जी कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है और एक फोर्स लगा रहा होता है, और उस फोर्स को आप कहते हो वेट। ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई कर रहा होता है और उस फोर्स को आप वेट कहते हो। अच्छा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? द पॉइंट एट विच द होल वेट एक्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए, ऑब्जेक्ट के एक एक अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स कर लें किसी भी ऑब्जेक्ट के, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट आपके सामने डायग्राम में मौजूद है, अगर मैं इसके छोटे छोटे पार्ट कर लूँ तो ऑब्वियस रीजन है कि हर पार्ट को हमारी जो अर्थ है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और हर पार्ट का अपना एक छोटा सा वेट होगा। फिर होता क्या है, वो तमाम छोटे छोटे वेट जो है वो मिलकर एक पॉइंट पर आ जाते हैं। यानी कि तमाम जो छोटे छोटे वेट्स हैं वो सारे एक पॉइंट पर आकर जमा हो जाते हैं और फिर हमारी अर्थ जो है खाली उसी एक पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, यानी कि पूरा वेट उस पॉइंट पर आ जाता है। इस डायग्राम में मैंने आपके सामने इस जो ऑब्जेक्ट है इसके छोटे छोटे से 8 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5, ये 8 पार्ट्स किए हैं। अब ऑब्वियस बात है हर पार्ट को अर्थ जो है नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, सब पर वेट अप्लाई हो रहा होगा। फिर हुआ क्या कि ये तमाम जो वेट है ये एक खास पॉइंट पर आकर जमा हो गया, यानी कि पूरी बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, उस पूरी बॉडी का वजन एक पॉइंट पर आ गया, अर्थ सिर्फ उस एक पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा होता है। जैसे कि अक्सर आप कहते हैं ना, क्लास के अंदर आपके आपके 10-20 स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो वो पूरे 10-20 स्टूडेंट्स जाके बात नहीं करते, एक को आप नुमाइंदा बना देते हो, आप द मॉनिटर। वो मॉनिटर जो होता है वो आपकी क्लास की नुमाइंदगी कर रहा होता है, आपके पास आपकी तरफ से जाता है इंचार्जिस से बात करने, इंचार्जिस का कोई पैगाम होता है तो आपको बताता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये पूरे के पूरे अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। इन हर ऑब्जेक्ट का जो मुकम्मल तौर पर मास होता है, मुकम्मल वजन जो होता है, वो सब एक पॉइंट पर आके जमा हो जाता है। अर्थ सिर्फ उस एक पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे हिस्से हैं, हर हिस्से को अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। मेरा पूरा जिस्म का वजन एक खास पॉइंट पर जमा हुआ है और मेरा अर्थ जो है खाली उस पॉइंट को अट्रैक्ट करता है। तो उस पॉइंट को अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ जितनी फोर्स अप्लाई करता है उसको आप कहते हो टोटल वेट, और उस पॉइंट को आप कह रहे हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप उस एक पॉइंट को बैलेंस कर लो ना तो ऑब्जेक्ट आपका बैलेंस हो जाता है। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में अक्सर हमने ये प्रैक्टिस कॉमनली बहुत की होती है, हम अपनी उंगलियों पर स्केल को बैलेंस कर देते हैं। ये कैसे होता है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, क्योंकि स्केल का जो पूरा मास है, स्केल का जो पूरा वजन है, वो एक खास पॉइंट पर आके जमा हो गया। सपोज करें जहां मेरा पॉइंटर है, इधर इस ऑब्जेक्ट का पूरा मास आ गया, पूरा इस ऑब्जेक्ट का मास इस एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हुआ है, जमा हुआ है। अब इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पॉइंट को। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नीचे की तरफ अर्थ फोर्स लगा रही होती है जिसको हम कहते हैं वेट। ऐसे नीचे की तरफ अर्थ सिर्फ इस एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम का जो पॉइंट है सिर्फ इसको अट्रैक्ट करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, पूरा ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है। हमने अपनी उंगलियों के जरिए क्या किया, हमने इसको ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दी। अब जानते हैं जी किसी भी टेबल पर जब आप या हाथ पर कोई चीज रखेंगे तो फिर हाथ आपका ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना शुरू कर देता है, रिएक्शन।
तो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि हमारे इस स्केल का एक ऐसा पॉइंट है जिसपे पूरा इसका वजन आके जमा हुआ है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अर्थ अट्रैक्ट करता है वेट लगाकर। हमने उंगलियों के जरिए क्या किया, हमने उस वेट को बैलेंस कर दिया। तो देख ले पूरा स्केल नीचे नहीं आ रहा, पूरा स्केल बैलेंस हो जाता है, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर आपने आर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, रिएक्शन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका पूरा ऑब्जेक्ट बैलेंस हो गया। अगर हर पॉइंट वेट लगा रहा होता, अगर हर पॉइंट इस स्केल का, हर पॉइंट का अपना अपना इंडिविजुअल वेट होता, तो खाली आपने इस पॉइंट के इस हिस्से के वेट को तो बैलेंस कर दिया, दूसरे हिस्से को नहीं करते, वो नीचे आता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो पूरा वजन होता है वो एक खास इमेजिनरी पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर आके जमा हो जाता है। अर्थ खाली उस पॉइंट को अट्रैक्ट करता है, उस पर जितनी फोर्स लग रही होती है वो ऑब्जेक्ट का टोटल वेट होता है। उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का टोटल वेट आ गया, उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर दें रिएक्शन के जरिए, तो आपका ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है। ये हमारे पास डायग्राम में कुछ शेप्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी शो हो रहे हैं जी। अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप ऐसे निकालते हैं जी। एक ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों मीडियंस को ड्रॉ करें, जहां पर ये तीनों मीडियंस मिल जाएंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहोगे। सर्किल के अंदर जो सेंटर होता है उसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। स्क्वायर के अंदर अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए जी, तो आपने इसके डायगोनल्स को ड्रॉ करना है, जहां पर ये दोनों डायगोनल्स मिल जाएंगे वहां पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेम इज फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए भी ये मामला है। तो ये कुछ शेप्स मैंने आपके सामने शो किए हैं जी। इन शेप्स के ये हैं जो ब्लू पॉइंट, ये इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यानी इस रेक्टेंगल का जो मुकम्मल वजन है वो इस पॉइंट पर आकर जमा हो गया। अर्थ खाली इस पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इस पॉइंट पर अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा होता है हम उसको टोटल वेट कहते हैं। अगर आपने इस पॉइंट पर रिएक्शन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, आपका पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है टू बी डिस्कस, दैट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, इक्विलिब्रियम की शराइत। दो कंडीशंस होती हैं जी। वी हैव टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप ये दो कंडीशंस पूरी करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि शराइत होती है ना आपके, जब में आपने मैट्रिक में फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेना है तो यू हैव टू कंडीशंस। पहला कंडीशन ये है कि जी आपका 9th और मैट्रिक क्लियर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जी आप कराची के रिहायशी हो, या कुछ भी XYZ कंडीशन, NIC होना चाहिए। अगर आप NIC बना रहे हैं तो आपके पास कंडीशन क्या होती है, आप पाकिस्तान के रिहायशी होने चाहिए। सिमिलरली इक्विलिब्रियम को अचीव करना ही है। अगर एक ऑब्जेक्ट चाह रहा है कि वो इक्विलिब्रियम में आए तो दो कंडीशंस है, वो दो कंडीशंस पूरी कर ले, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। पहली कंडीशन कहलाती है जी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हो ना, उन तमाम फोर्सेस को प्लस करें अगर हम, तो आंसर शुड बी जीरो। द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक गाड़ी है जी। अब इस गाड़ी पे देखें जी, रेड एरोस की मदद से मैंने मुख्तलिफ फोर्सेस को मेंशन किया हुआ है। सबसे पहली फोर्स जो है वो ये नीचे की तरफ इसका वेट। उसके बाद ये जो चार टायर्स हैं ये सरफेस के जरिए ऊपर का अपवर्ड रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इंजन के जरिए ऐसे राइट साइड पर अप्लाइड फोर्स लग रही है, और फिर टायर में ही जो है वो आपको फ्रिक्शन मिल रही है। तो चार फोर्सेस है जी, चार डायरेक्शंस में। डाउनवर्ड है जी वेट, अपवर्ड है रिएक्शन, फॉरवर्ड है अप्लाइड फोर्स, और बैकवर्ड की तरफ जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स है। तो चार फोर्सेस है। अगर हम चाहते हैं कि ये गाड़ी इक्विलिब्रियम में आ जाए, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहे, क्योंकि ये मोशन में, ये रुकेगी नहीं। अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। तो अगर हम चाह रहे हैं ये गाड़ी इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? द सम ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। पहली कंडीशन क्या है जी कि अगर मैं चाह रहा हूँ गाड़ी इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो ये जितनी भी फोर्सेस इस वक्त अप्लाई हो रही हैं, इन सबको ऐड करने पर आंसर जीरो होना चाहिए। अगर मैंने इन तमाम फोर्सेस को कम भारी करके इस तरह कर दिया कि द नेट सम इज जीरो, देन द बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम।
ये पहली कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन के मुताबिक अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, जितनी भी फोर्सेस लग रही हो, उन तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो गया, तमाम फोर्सेस जो है वो जीरो हो गई, इसका मतलब यही होता है कि वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होती है। और फिर हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में है। अरे बात होता है ऐसा मामला होता है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। वेक्टर को आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो ऐसा मामला भी हो सकता है कि फोर्सेस जो है वो आपकी कंपोनेंट्स की सूरत में हो, एक्स कंपोनेंट हो उनका, वाई कंपोनेंट हो, यानी एक एक फोर्सेस जो है दो दो कंपोनेंट्स के अंदर टूटी हुई हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि तमाम फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका सम जीरो हो, तमाम फोर्सेस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका भी सम जीरो हो। तो फिर आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन के मुताबिक अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही हो तो उन तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। अगर फोर्सेस कंपोनेंट्स की सूरत में लग रही हैं तो तमाम फोर्सेस के जो एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनका सम जीरो होना चाहिए, और इसी तरीके से तमाम फोर्सेस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका सम भी जीरो होना चाहिए। अगर आपने देखा फोर्सेस का सम जो है वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। नेट फोर्स जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। ऐसा इक्विलिब्रियम जो है वो कहलाएगा ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन ये है कि हमने देखा है पिछली क्लास में कि ऑब्जेक्ट जो है बाजू का गोल मोशन पैदा करता है, इसको हम टॉर्क कहते हैं। तो बाजू का ऑब्जेक्ट पे टॉर्क भी लगा हुआ होता है। उस हिसाब से हमने सेकंड कंडीशन बनाई है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर टॉर्क सप्लाई हो रहा है तो सम ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो जितने भी टॉर्क ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, नेगेटिव, उन तमाम टॉर्क का सम जीरो होना चाहिए। सम ऑफ ऑल द टॉर्क वुड बी जीरो। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 सबको प्लस करूंगा, कितना होना चाहिए? जीरो। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर ये एक पार्क में लगा हुआ होता है कि अक्सर, जिसमें दोनों साइडों पे कोई बच्चे बैठ जाते हैं और ये ऊपर नीचे होता रहता है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्सेस अप्लाई होंगी तो टॉर्क पैदा होता है, क्योंकि ये लड़की जब ये बैठेगी तो ये नीचे, ये भी नीचे, तो ये गोल मोशन हो रहा है क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये गोल मोशन हो रहा होता है। ये टॉर्क है जी इन पर। अब ये वाला टॉर्क कितना हो गया जी? यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये मोमेंट आर्म। ये वाला लड़का टॉर्क पैदा कर रहा है, ये वाला यहाँ पे ये फोर्स है, ये मोमेंट आर्म है, ये दूसरा टॉर्क। अब इस केस के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर टॉर्क पैदा हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाए तो इन दोनों टॉर्क को प्लस करने पर आंसर आना चाहिए जीरो। अगर आपने देखा कि दोनों टॉर्क्स को ऐड कर रहे हैं आप और आंसर जीरो आ रहा है, तो देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये सेकंड कंडीशन होती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं तो टॉर्क का सम जीरो हो तो फिर आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। इस टॉर्क को सम कर जीरो आने वाला जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये दो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन फोर्स से रिलेट है, सेकंड कंडीशन टॉर्क से रिलेट है। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही होती हैं और तमाम फोर्सेस को प्लस करने पर आंसर जीरो आ रहा होता है, इसको आप कहते हो फर्स्ट कंडीशन। फोर्सेस अगर एक्स और वाई के सूरत में लग रही हैं तो आप कहेंगे कि सम ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट इज जीरो, सम ऑफ द वाई कंपोनेंट इज जीरो। अगर आपने देखा फोर्सेस का सम जीरो आ रहा है तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो गई, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, और ये वाला इक्विलिब्रियम कहलाएगा ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक ऑब्जेक्ट पर अगर टॉर्क अप्लाई हो रहे होते हैं तो फिर तमाम फोर्सेस का, तमाम टॉर्क्स का सम जो है वो जीरो होना चाहिए। अगर आपने देखा कि ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लग रहे हैं, तमाम टॉर्क का सम जीरो है, तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट ने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर दी।
और इस इक्विलिब्रियम को आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अगर आप ठेला चला रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर इन ऑब्जेक्ट के अंदर इक्विलिब्रियम आता है तो उसको आप कहते हो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आ रहा है। और अगर आप देखते हैं जी कि कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, जैसे टायर गोल घूम रहा है, ये वाला झूला गोल घूम रहा है, दरवाजा गोल घूम रहा है, पंखा गोल घूम रहा है, और उसके इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो यहाँ पे जाहिर बात है टॉर्क्स होते हैं, और इसमें अगर आप इक्विलिब्रियम लेकर आते हो तो ये आपने सेकंड कंडीशन को पूरा करके इक्विलिब्रियम अचीव किया है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। अब आते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसको हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने देखिए इक्विलिब्रियम पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़े, दो टाइप होती है, स्टैटिक और डायनामिक। हमने उसके बाद कंडीशंस पढ़ी, इक्विलिब्रियम को हासिल करने के दो तरीके, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब हम इक्विलिब्रियम की स्टेट्स देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम की स्टेट्स से बात होती है, इसकी शक्लें तीन किस्म की होती है, तीन स्टेट्स होती है इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, तो अब हम इन तीन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को देखेंगे। जिस तरह हमने देखा है जी केमिस्ट्री के अंदर के थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, मैटर की तीन शक्लें होती हैं जी, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। इसी तरीके से इक्विलिब्रियम की भी तीन शक्लें, तीन शक्ल का, तीन स्टेट्स का इक्विलिब्रियम पाया जाता है। पहला कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जरा इस डायग्राम को देखिएगा। इस वक्त इस डायग्राम में ये जो पेंसिल हमने जमीन पर रखी हुई है, ये हमने ऐसे रखी हुई है कि जी पेंसिल का जो बेस है, पेंसिल का जो बेस है, मैं दिखा दूं, ये जो बेस है पेंसिल का, वो जमीन से टकरा रहा है, वो जमीन पर प्लेस हुआ हुआ, रखा हुआ है। अच्छा, अब जरा इमेजिन करें इस पेंसिल को, अगर मैं ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में, देखें स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, ठीक है जी, ये इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम जरा से डिस्टर्ब करता हूँ, मैं इस पेंसिल को हिलाता हूँ, तो इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हो गया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, दोबारा ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, दोबारा इसका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, कॉमन सी प्रैक्टिस है, इमेजिन करना होगा आपको कि ये अगर आप पेंसिल को ऐसे रखें कि पेंसिल का बेस जमीन से कनेक्ट हुआ हुआ है, अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम थोड़ा सा शेक करें, इस ऑब्जेक्ट को हिलाएं, तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा। अब ये जो वापस इक्विलिब्रियम ये अचीव करेगा वो बिल्कुल पहले जैसा होगा, यानी जब दोबारा इक्विलिब्रियम आएगा तो पेंसिल बिल्कुल इसी तरीके से खड़ी हुई होगी कि बेस जमीन से जुड़ा हुआ है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक ऐसा इक्विलिब्रियम कि जिसको अगर आप तोड़ दें, डिस्टर्ब कर दें ऑब्जेक्ट को, और दोबारा जब आएगा तो बिल्कुल वैसे ही आता है, इसको आप कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज स्लाइड। अब बोतल है, बोतल को आपने ऐसे खड़ा करा हुआ है कि बोतल की जो बेस होती है वो जमीन से जुड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे जैसे नॉर्मली हम बोतल को खड़ा कर देते ना, जमीन पर बेस आती है। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि बोतल आप हिला दें थोड़ी सी, इक्विलिब्रियम आप डिस्टर्ब करें बोतल को शेक करके, थोड़ी बार क्या होगा, बोतल दोबारा रुक जाती है और बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी, बिल्कुल वैसी पोजीशन आई जैसे कि पहली पोजीशन थी। इसको आप कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी टाइप होती है जी अनस्टेबल, दूसरा स्टेट है जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर आपने इसी पेंसिल को उल्टा खड़ा करा हुआ जी, अब आपने पेंसिल को उसके एपेक्स के बेस पर खड़ा कर रखा है, एपेक्स जो है, एपेक्स यानी कि नोक, आपने उस पर खड़ा किया हुआ है पेंसिल को। अभी ये जैसे तैसे करके आपने इस पेंसिल को बिल्कुल रोका हुआ है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, बैलेंस हुई भी है, और अब इस वक्त जो है ये इक्विलिब्रियम है। अब अगर आप इसको जरा सा डिस्टर्ब करेंगे तो पेंसिल क्या होगा, गिर जाएगी और फिर वापस आके रुक जाएगी, दोबारा इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन अब जब दोबारा इक्विलिब्रियम आएगा तो ये पहले जैसा नहीं है, क्योंकि अब पहले पहले जो है ये वर्टिकल थी, तो क्या हो गया, गिर जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। ऐसे इक्विलिब्रियम को आप कहते हो अनस्टेबल, जिसमें अगर ऑब्जेक्ट दोबारा इक्विलिब्रियम में आता है तो पहले से डिफरेंट होता है। जैसे आप बोतल को उल्टा खड़ा कर दें, अब ये आपके पास जो बोतल की पोजीशन है इस वक्त इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम की पोजीशन कैसे, वाई एक्सिस वर्टिकल है। अगर आप बोतल के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे बोतल गिर जाएगी, तो थोड़ी बाद दोबारा रुक जाएगी, लेकिन जब दोबारा रुकेगी दोबारा इक्विलिब्रियम आएगा, वो पहले जैसा नहीं होगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को आप कहते हो अनस्टेबल, गैर मुतवाजिन, अनस्टेबल, क्योंकि पहला इक्विलिब्रियम जो दोबारा आ रहा है वो पहले से डिफरेंट है।
दो टाइप हो गई जी, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करें तो जब वो दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो वो बिल्कुल पहले जैसा होगा, इसको आप कहोगे स्टेबल। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का दोबारा इक्विलिब्रियम जो आ रहा है वो पहले जैसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसे इक्विलिब्रियम को आप कहते हैं अनस्टेबल। और तीसरी टाइप कहलाती है न्यूट्रल। अब अगर आप पेंसिल को ऐसे रखें लो, जैसे इस वक्त डायग्राम में मेंशन हुआ हुआ है, अगर आपने पेंसिल को ऐसे रखा हुआ है, अब ये इसका हॉरिजॉन्टल है, इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल है जी, इस वक्त ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अब अगर आप इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो ये पेंसिल रोल होती हुई किसी दूसरी जगह पे जाके रुक जाएगी। अब जब दोबारा इक्विलिब्रियम आ रहा है तो पेंसिल बिल्कुल पहले जैसे इक्विलिब्रियम की तरह है, लेकिन बस कहीं और बना है, लोकेशन चेंज हो गई, पोजीशन सही में। अगर आपने ये जो पेंसिल है ये ऐसे रखी हुई है, अगर मैं इसको शेक करूंगा क्या होगा? कॉमन सी प्रैक्टिस है जी, पेंसिल रोल होती हुई थोड़ी सी आगे चली जाएगी, आगे जाके रुक जाएगी। अब जब आगे जाके रुकेगी तो क्या ये स्टैंड हो जाएगी, खड़ा हो जाएगी? ये नहीं, ये इसी तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगी। यानी अब जब दोबारा इक्विलिब्रियम आ रहा है तो पोजीशन तो सेम है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पर है, बस फर्क क्या आ रहा है कि लोकेशन। इसी तरह बोतल, जो हम बोतल की एग्जांपल ले रहे थे, बोतल को अगर हम इसी तरीके से रख दे जमीन पर हॉरिजॉन्टल, फिर जब आप बोतल को शेक करोगे बोतल रोल होती हुई थोड़ी सी आगे चली जाती है। तो इक्विलिब्रियम, दोबारा जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो पहले जैसा है ना, बस फर्क क्या है, किसी और जगह पर बन रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को आप कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन स्टेट्स होती हैं जी इक्विलिब्रियम की। पहली स्टेट कहलाती है स्टेबल, दूसरी अनस्टेबल, तीसरी न्यूट्रल। स्टेबल क्या होता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को उसके बेस पर रखेंगे तो अब जो इक्विलिब्रियम आ रहा होता है उसको आप कहते हो स्टेबल। क्यों आता है? क्योंकि क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को उसके बेस पे खड़ा किया हुआ है तो दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल। अगर आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो जो दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल होगा बॉडी के अंदर वो बिल्कुल पहले जैसा होगा। अनस्टेबल क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को एपेक्स पर खड़ा कर दें तो ये अनस्टेबल होगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो पहले जैसा नहीं होगा। और न्यूट्रल क्या होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को, जैसे डायग्राम में नजर आ रहा है, ऐसे रखा हुआ है, अगर आप इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो दोबारा इक्विलिब्रियम जो आएगा वो पहले जैसा होगा, बस फर्क क्या है, लोकेशन का कहीं और बन रहा होगा। ये तीन स्टेट्स होती हैं जी इक्विलिब्रियम की। तो आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में आज की क्लास में हमने जो तीन चीजें देखी, पहली सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है जी? पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो एक खास पॉइंट पर, खास इमेजिनरी पॉइंट पर आकर जमा हुआ होता है, कंसेंट्रेट हुआ होता है। अर्थ उस पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट पर होता है जी पूरी ऑब्जेक्ट का वेट। उस पॉइंट को आप कहते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर पूरा वेट, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का पूरा वेट उस पॉइंट पर है, अगर आपने उसको बैलेंस कर दिया आपका ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है। फिर हमने कंडीशंस पढ़ी थी, दो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की। पहली कहलाती है फर्स्ट कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा तो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट कहलाएगा ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में। और सेकंड कंडीशन क्या है? अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाले टॉर्क्स का सम जो है वो जीरो हो जाएगा तो फिर ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई, ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। उसके बाद हमने तीन स्टेट्स देखी। अगर ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं और दोबारा इक्विलिब्रियम जो आ रहा है वो पहले जैसा अगर है तो स्टेबल, पहले जैसा नहीं है तो अनस्टेबल, और पहले जैसा है लेकिन किसी और जगह पर बन रहा है तो ये कहलाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।